प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित प्रथम इकाई से संबंधित कवि चंद्र बरदाई से संबंधित है। आज का इस कवि से संबंधित यह दूसरा व्याख्यान है। महाकवि चंद्र बरदाई द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जिसके की कुल 69 अध्याय हैं, उसमें से एक अध्याय पद्मावती समय, उसके कुल 8 पद आपके पाठ्यक्रम में हैं। इसलिए आज के व्याख्यान में हम पद्मावती समय से संबंधित प्रथम 2 पदों की व्याख्या करेंगे। यह कवित्त छंद के अंतर्गत है। पहले हम प्रथम पद का वाचन करेंगे, उसकी फिर व्याख्या करेंगे। मनहु कला शशि भान कला 1600 बन्निये, बाल बेस शशि ता समीप अमृत रस पिन्निये, बिगंसी कमल मृग भ्रमर, बैन संजन मृग लुट्टिये, हीर कीर अरु बिंब मोती नश शिश अहि घुट्टिये, छपति गयंद हरिहंस गति वीह बनाए संचे सचिये, पद्मनिये रूप पद्मावतिये, मनहु काम कामनी रचिये। प्रस्तुत पद्यावतरण कवि चंद्र बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय से अवतरित है। इस पद में कवि पद्मावती के रूप का नक्षिक वर्णन कर रहा है। इसमें उसने विभिन्न परंपरा युक्त उपमानों द्वारा पद्मावती के अनुपम सौंदर्य का अत्यंत कलापूर्ण अंकन किया है। कवि कहता है कि पद्मावती इतनी सुंदर है मानो साक्षात चंद्रमा की कला ही इस भूमंडल पर अवतरित हो गई हो। मनहु कला शशि भान कला 1600 बन्निये। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। भाव यह है कि वह पूर्ण चंद्र के समान सुंदर है। बाल बेस शशि ता समीप अमृत रस पिन्निये। अभी उसकी बाल्यावस्था है। उसके निर्मल एवं शांति प्रदायक रूप को देख ऐसा भासित होता है कि चंद्रमा ने उसी से अमृत का पान किया है। बाल बेस शशि ता समीप अमृत रस पिन्निये। बिगंसी कमल मृग भ्रमर, बैन संजन मृग लुट्टिये। अर्थात उसी से अमृत प्राप्त किया हो। भाव यह है कि उसके रूप को देखकर नेत्रों को उसी प्रकार शीतलता प्राप्त होती है जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर नेत्र शीतल होते हैं। उसके विभिन्न अंगों मुख, नेत्र, कर, चरण के सौंदर्य से विकसित कमलों की श्रेणी के सौंदर्य को उक्त 4 अंगों की उपमा कमलों से दी जाती है। उसके केशों की श्यामता ने भ्रमरों की श्यामता को, उसकी मधुर वाणी ने
वंशी के स्वर के माधुर्य को, उसके नेत्रों की चंचलता ने खंजन पक्षी की चपलता को तथा नेत्रों की विशालता एवं भोलेपन ने मृगों के नेत्रों की विशालता एवं भोलेपन को लूट लिया है। बिगसी कमल मृग भमर बैन छंजन मृग लुट्टिए, हीर कीर अरुबिंब मोती नश शिश अहि घुट्टिए। भाव यह है कि पद्मावती ने इन विशेषताओं को उपर्युक्त विभिन्न उपमानों से प्राप्त किया है, अर्थात उनसे छीन लिया है। अर्थात ये सारे उपमान पद्मावती की उपर्युक्त विशेषताओं की तुलना में फीके और हीन प्रतीत होते हैं। आगे कवि कह रहा है कि नक्शे सिक्तक उसके संपूर्ण सौंदर्य को, हीर हीरा, शुक कीर शुक तोते को कहते हैं, अरुबिंब बिंबाफल तथा मोती मोती द्वारा अभिघटित अर्थात निर्मित किया गया है। भाव यह है कि उसकी दंत पंक्ति हीरे के समान निर्मल एवं कांतिमान, नासिका जो होती है, नाक व शुक नासिका के समान सुडौल, पतली और तनिक आगे की ओर झुकी हुई, अधर, होंठ जो बिंबाफल के समान लाल और मोहक, हाथ पैरों के नख नाखून मोती के समान सुंदर, सुडौल, स्वच्छ और प्रभामय हैं। छप्पति गयंद हरि हंस गति बिहि बनाए संचे संचिए। पद्मावती की गर्व भरी मंद मंथर चाल को देखकर हाथी, सिंह और हंस लज्जित होकर छिप जाते हैं। छप्पति छिप जाते हैं, गयंद हाथी, हरि अर्थात सिंह शेर और हंस लज्जित होकर छिप जाते हैं। बिही बनाए संचे संचिए अर्थात उसकी चाल में हाथी की मस्ती, सिंह का सा गर्व और हंस की सी मंथरता है। उसके संपूर्ण अंग ऐसे सुडौल हैं मानो विधाता ने उसे नीचे ढालकर अर्थात किसी सांचे में ढालकर बनाया हो या उसका निर्माण किया हो या गढ़ा हो। पद्मनीय रूप पद्मावतीये मनहु काम कामनी रचिए। ऐसी वह पद्मावती पद्मिनी नारी के समान सुंदर है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो विधाता ने उसके रूप में कामदेव की पत्नी रति का ही दूसरा रूप निर्मित किया हो, अर्थात वह रति के समान अनिंद्य सुंदरी है। भाव यह है कि वह साक्षात रति स्वरूपा है। इस प्रकार प्रस्तुत पद में पद्मावती समय के अंतर्गत जो प्रथम पद है उसमें कवि ने इस महाकाव्य की नायिका पद्मावती के नक्षिक सौंदर्य का अत्यंत सूक्ष्म तरीके से अंकन किया है और उसको विभिन्न उपमानों से सुशोभित करने का प्रयास किया है। इसमें पद्मावती का जो सौंदर्य है वो विलक्षण प्रतीत होता है। उसके बाद आता है दूसरा पद जिसका हम वाचन करेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। यह भी पद्मावती समय से संबंधित है। कवित्त है। मन अति भयो हुलास बिगसी जनु कोक किरण रवि, अरुण अधर तिये सधर बिंब फल जानी कीर छवि। यह चाहत चश चकित उहु जो तकिए झरम्पी झर, चंच चुहटिए लोभ लियो तब गहित अप कर। हर्षत आनंद मन मही हुलस लेजू महल भीतर गई,
पंजर अनूप नग मणि जटित सो तिहि मह रक्षत भई। प्रस्तुत पद्यावतरण पृथ्वीराज राजसों में आए पद्मावती समय से लिया गया है। अपने महल के बागों में भ्रमण करते हुए पद्मावती ने जब तोते को देख लिया, तब उसने जिस प्रकार की प्रसन्नता का अनुभव किया, उसी का वर्णन इस अवतरण में किया गया है। मन अति भयो हुलास। राजकुमारी पद्मावती का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। मन अति भयो हुलास। कवि कह रहा है कि उस सुख को देखकर पद्मावती के मन में अत्यंत उल्लास की भावना उत्पन्न हो गई। विगसी जनु कोक किरण रवि। वह इस प्रकार खिल उठी जिस प्रकार सूर्य की प्रथम किरण को देखकर कोई कमल खिल उठता है, उस प्रकार का वहाँ पर सौंदर्य उपस्थित हो रहा था। अरुण अधर तिये सधर बिंब फल जानी कीर छवि। कवि कह रहा है कि उस शुक ने उस सुंदर नारी पद्मावती के ऊपर नीचे के दोनों अरुण लाल को कहते हैं, लाल वर्ण के होठों की अरुण कांति को बिंबाफल समझा। भाव यह है कि शुक ने पद्मावती के लाल रंग के होठों को बिंबाफल समझा। यह चाहत चस चकित उहु जो तक्किए झरप्पी झर। चंच चुहटिए लोभ लियो तब गहित अपकर। पद्मावती चकित नेत्रों से उस शुक की ओर देख रही थी। उस तोते ने जो ताक कर तुरंत उन होठों पर बिंबाफल समझकर झपट्टा मारा और फल के लोभ में उस पर अपनी चोंच चलाई, तो पद्मावती ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। लियो तब गहित अप कर, अपने हाथों में उसको ले लिया, उस तोते को पकड़ लिया राजकुमारी पद्मावती ने। जैसे ही तोते ने अपनी चोंच चलाई, राजकुमारी पद्मावती के होठों को बिंबाफल समझकर उस समय का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि हर्षत आनंद मन मही हुलस लेजु महल भीतर गई। पंजर अनूप नग मणि जटित सो तिहि मह रक्षत भई। उसे पकड़कर वह मन में अत्यंत प्रसन्न हुई और उल्लसित होती हुई उसे अपने साथ महल के भीतर तक ले गई। वहां जाकर उसने उस तोते को पंजर अर्थात पिंजरा, जो कि अनुपम था, रत्न और मणियों से जड़ा हुआ था, पंजर अनूप नग मणि जटित, एक अनुपम पिंजड़े में उस तोते को रख दिया, अर्थात उसमें उसको कैद कर लिया, बंद कर दिया। प्रस्तुत पद में महाकवि चंद्रबरदाई ने राजकुमारी पद्मावती और तोते का उल्लेख किया है कि किस प्रकार राजकुमारी पद्मावती जब अपने बगीचे में बाग में टहल रही थी, तो उसने किस प्रकार तोते को देखा, उसको तोता सुंदर प्रतीत हुआ और तोते को भी राजकुमारी पद्मावती अत्यंत सौंदर्य युक्त प्रतीत हुई। तोते ने भ्रमवश राजकुमारी पद्मावती को बिंबाफल समझकर अपनी चोंच से उसके होठों पर झपट्टा मारा, लेकिन तुरंत राजकुमारी पद्मावती ने उस तोते को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे अपने महल के भीतर ले गई तथा उस तोते को एक अनुपम पिंजरे में, जो कि स्वर्ण और नगों से जड़ा हुआ था, उस पिंजरे में उसको
कैद कर लिया। तो इस प्रकार यह दो पद जिसकी आज हमने व्याख्या की है, यह पद्मावती समय से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है जो कवि चंद बरदाई द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल 69 अध्याय हैं। इसमें डिंगल भाषा अथवा अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है। दोनों में प्रथम पद में राजकुमारी पद्मावती का सौंदर्य, उसका सूक्ष्म अंकन कवि के द्वारा किया गया है, और दूसरे पद में राजकुमारी पद्मावती द्वारा तोते को पकड़ने की जो घटना है उसको दर्शाया गया है कि किस प्रकार उसका तोते से मिलन होता है। तोता उसको सुंदर दिखाई देता है और वह उसको पकड़कर अपने महल के भीतरी भाग में ले जाती है और उसको स्वर्ण जटित पिंजरे में कैद कर लेती है। इस प्रकार कथाक्रम आगे बढ़ता है। तो विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।